प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर का पठन और व्याख्या कर रहे थे। तो हमने अब तक पढ़ा है कि सारिका ने मीरा को जयपुर नगर के बारे में बताया। पहले दिन उसने 2 दिन में अपना ये जो भ्रमण था जयपुर का पूरा किया था। तो पहले दिन सारिका ने, अब हम जान गए हैं कि उसने हवा महल देखा। उसके बाद हवा महल के समीप ही है वेधशाला, जिसका नाम है जंतर मंतर। और इस वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराज जय सिंह। तो वेधशाला देखी, हवा महल देखा और उसके बाद वे रामनिवास बाग में चले गए। तो ये 3 दिन, ये 3 जगह जो हम बताएंगे, 3 जगह जो थे सारिका ने पहले दिन के अपने भ्रमण में देखा था। कौन कौन से हैं फिर से एक बार बता देते हैं। जयपुर का हवा महल, दूसरा है वेधशाला जिसका नाम जंतर मंतर है, और तीसरा था रामनिवास बाग। रामनिवास बाग में भी 4 चीज़ें थी: मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय। दूसरे दिन का सारिका बता रही, ये हमें अब करना है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये है पेज 68, दूसरा पैराग्राफ है। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आमेर का किला, इसके बारे में जैसा कि सारिका ने बताया, यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। अब आमेर किला के बारे में वो बता रही है कि एक तो दूरी उसकी जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यह बहुत बड़ा और पुराना किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किलों को पहाड़ी स्थान पर ही बनवाया जाता था ताकि उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा की जा सके। और ऊंचाई से, अगर किसी पहाड़ी इलाके में अगर कोई किला होता है और ऊंचाई से उसे बहुत दूर तक नज़र रखी जा सकती है, तो दुश्मन के किले तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन को समाप्त कर दिया जाता था, क्योंकि किले की जो दीवारें थी वो पहाड़ी पर बने होने के कारण उस पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था, तथा जो किले में रहने वाले जो सेना होती थी वो अपनी शत्रु सेना को दूर से ही देख लेती थी। तो इस कारण से हम कहेंगे कि पहाड़ी पर ही किले बनाए जाते थे। किले में शीश महल देखने योग्य था। तो आमेर के किले का शीश महल देखने लायक है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। अब ये आमेर के किले की बात हो रही है कि उसमें शीश महल है और एक देवी का मंदिर भी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। तो आमेर का किला जयपुर से, अब आमेर के किले के बारे में अब हम बता देते हैं। हम बहुत सी बातें जान गए हैं, जैसे कि आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद एक किला बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, ये पहाड़ी पे बना हुआ है। अब किले के अंदर शीश महल है और शीश महल के ही पास एक देवी का मंदिर भी। तो सारिका ने ये दोनों चीज़ों को देखा, आमेर के किले में शीश महल और देवी का मंदिर। उसके बाद वे वापस जयपुर आ गए, जो कि लगभग 14 किलोमीटर दूर। रास्ते में, अब ये रास्ते की बात कर रहा है, ये जयपुर और आमेर के किले के बीच में रास्ते में हमने मन सागर झील के बीच में बना जल महल देखा। तो मन सागर का जो
था ये बीच में था, आमेर के किले और जयपुर के बीच में। और झील के बीच में क्या बना था? जल महल। इसका निर्माण सन 1799। तो अब हम जल महल था, इसके बारे में जब जान लेते हैं। जल महल एक किस में था? किसके? झील का नाम था मनसागर झील। मनसागर झील, झील का नाम था मनसागर झील। और इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने करवाया। तो ये तो जल महल किस झील के बीच में स्थित है? बच्चों ऐसे प्रश्न आ जाएंगे परीक्षा में भी, तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जल महल जैसा कि नाम से ही पता है, ये महल जो था किसी झील में बना था। जल में मतलब यहाँ झील की बात की जा रही है। तो झील का नाम था मनसागर झील, और 1799 में बना था। बनाने वाले का नाम था सवाई प्रताप। इनका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आनंद स्थल और आरामगाह। इसका उद्देश्य था आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया गया था। आरामगाह मतलब जिसमें जब आराम की दृष्टि से इसको बनवाया गया था। जैसे शिकार से अगर कोई राजा लौट रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लगभग जयपुर से दूर था, तो रात्रि विश्राम के लिए रुक सकते थे, या आनंद स्थल के लिए, अपने मज़े के लिए, कहते हैं ना, आराम करने के लिए बनवाया गया था। इसके पीछे यही मकसद था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। तो झील का नाम है मनसागर झील। तो ये जल महल झील के बीच में था, तो सुरक्षित भी था, और हम कहेंगे इसका आरामगाह और आनंद स्थल के रूप में राजा महाराजा अपने आनंद के लिए ये जल महल बनवाते थे। इससे शायद वो राजस्थान की भीषण गर्मी से भी बचे रहते होंगे, क्योंकि जो झील के बीच में जो घर होते हैं वे काफ़ी ठंडे होते हो। इसके बाद अगला है, हम गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। तो जयपुर में एक डॉल म्यूजियम है जिसको हिंदी में कहा जाता है गुड़िया घर, और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। तारामंडल में ये जैसे ग्रहों के होते हैं, तारामंडल में आप प्लेनेटेरियम बोलते हैं, इसके अंदर ग्रह होते हैं और इनका शो चलाया जाता है ताकि लोग पास से देख सकें कि कौन सा ग्रह कितना कैसे है, उसकी आकृति कैसे है, कैसे वे। तो आप इसमें सूरज, चंद्रमा और जो पृथ्वी के 8 ग्रह हैं उन सबका आसानी से देखा जा सकता है। और गुड़िया घर में देश विदेश के अनेक रूपों से सजी गुड़िया देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो गुड़िया घर की खासियत क्या थी? वहाँ बहुत विभिन्न प्रकार की गुड़ियाएँ थीं, और कुछ देश की थीं, कुछ विदेशी परिधानों में थी। और ये देखकर बच्चों को, खासकर सारिका को तो बहुत अच्छा लगा होगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। तो बच्चों, ये शायद उनके पास समय की कमी होगी। तारामंडल में शो दिखाए जाते हैं, अलग अलग शो होते हैं उनके टाइमिंग के अनुसार। तो उसमें ग्रहों के मूवमेंट जो होते हैं, कैसे ग्रह चलते हैं, कैसे पृथ्वी के आगे पृथ्वी के का चक्कर कैसे लगाता है चंद्रमा, या फिर सभी ग्रह सूर्य का कैसे चक्कर लगाते हैं, ये शो दिखाया जाता है। शायद उनके पास समय की कमी थी, इसीलिए वे
जो तारामंडल का जो था, हम कहेंगे शो नहीं देख पाए। तो शो क्या होता है, एक जैसे शो चलता है, 1 घंटे का शो चलता होगा, लेकिन शायद उनका समय उनके साथ नहीं हुआ होगा या उनको जाने में देर हो रहा होगा, तो किसी कारण से वे, समय की कमी थी, कारण भी बता रखा है, शायद समय की कमी के कारण वे ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। नहीं तो वे, सारिका कह रही है, नहीं तो वे जरूर इस तारामंडल का शो देखते। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे, हम भी उनके साथ नाचे। तो राजस्थान लोक नृत्य के लिए भी जाना जाता है। और जैसा कि सारिका ने बताया, ये रात को जहाँ शायद जिस होटल में रुकी थी, वहाँ पे ही ये प्रोग्राम था, यह कार्यक्रम था। और उन्होंने, उसने भी, सारिका ने भी लोक नृत्य में भाग लिया। फिर यहाँ का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मजा लिया। तो राजस्थान की ये विशेष व्यंजन होता है बच्चों, जिसको दाल बाटी चूरमा कहा जाता है, और गट्टे की सब्जी, ये सब राजस्थानी भोजन का उन्होंने भी आनंद लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूँगा। तो अगला जो है, एक झीलों का शहर है उदयपुर। तो सारिका बोल रही है कि ये जयपुर तो हमने देख लिया, जब हम उदयपुर जाएंगे तब आपको मैं उदयपुर के बारे में पत्र लिखूंगी। और उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ भी बहुत सारे, अधिक सब जितने भी राजमहल हैं, राजाओं के महल या किले, सब झील के आसपास बने। तो बच्चों, ये झील के आसपास ही क्यों किले बनाए जाते थे? हम जानते हैं राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, वहाँ वर्षा भी देश के बाकी हिस्सों के तुलना में काफ़ी कम होती है, वर्षा भी काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पे जितनी भी आबादियाँ आप देखेंगे, जितने भी प्राचीन शहर थे, वे झीलों के किनारे ही बसते थे। जैसे उत्तर भारत में आप देखते हो, या किसी भी नदियों के किनारे आपको बड़े बड़े शहर दिख जाएंगे। जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया। दिल्ली यमुना के किनारे है, कानपुर बड़ा शहर है, वो भी गंगा के किनारे है। गोमती के किनारे लखनऊ है, इलाहाबाद फिर गंगा के किनारे है, वाराणसी गंगा किनारे है, पटना गंगा किनारे है। तो ये सब जितनी भी नदियों के आप आसपास देखेंगे तो शहर दिखेंगे, क्योंकि इस शहर में इंसानों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, न केवल पीने या खाना बनाने के लिए, बल्कि स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो वे जितने भी शहर आप देखेंगे वे झीलों के या नदियों के किनारे। राजस्थान में नदियों की काफ़ी कमी है, वहाँ नदियाँ नहीं हैं, बहुत ही कम है। तो आप देखेंगे वहाँ पे आबादी जो है, या फिर किले, जो राजा थे अपने महल झीलों के किनारे ही बनाना पसंद करते थे। तो अगले पत्र में सारिका ने कहा था कि वे उदयपुर के बारे में बताएगी, जो कि एक झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। मीठी शायद मेरे ख्याल से मीरा की छोटी बहन हो सकती है, इसीलिए सारिका ने मीठी को प्यार कहा है। और चाचा चाची कौन हुए इसमें? सारिका के चाचा चाची मतलब मीरा के माता पिता की बात की गई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 11। हमने इसका पठन और व्याख्या किया है। आज हम इसका पठन अभ्यास करेंगे तथा शब्दार्थ और मुहावरों को लिख करके याद करें। तो पहली चीज़ है आज पठन अभ्यास। तो पाठ का हम करेंगे पठन अभ्यास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पठन अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पठन अभ्यास
करेंगे तो ये आपको पढ़ना भी आसान लगने लगेगा। अगर हम सही पठन करेंगे तो सही उच्चारण सीखेंगे। अगर हम गलत उच्चारण ही सीखेंगे तो हम गलत लिखेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि अगर बच्चा गलत उच्चारण करता है तो गलत उच्चारण के अनुसार लिखता भी है, तो उसके जो शब्द होते हैं वे भी गलत हो जाएंगे। तो पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपको पहले मैं इस पाठ को 2 बार पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद आपकी बारी आएगी। आप भी इस पाठ को, आज का गृह कार्य है, 2 बार आप इसका पठन अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ 11 गुलाबी नगर जयपुर पठन अभ्यास। तो हम आज इसका पठन अभ्यास करते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, उच्चारण, शब्दों के उच्चारण पे, विराम चिन्हों पे आपको बहुत ध्यान देना है कि कहाँ अल्प विराम आ रहा है, कहाँ पूर्ण विराम आ रहा है। नए शब्द या कठिन शब्द तो नहीं कहेंगे, अब तो हम सभी शब्दों के अर्थ जान गए हैं। हम कहेंगे नए शब्दों का उच्चारण किस तरह से करना है। संवाद जो होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे पढ़ा जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, सबकी बुक खुली होनी चाहिए। पाठ 11 गुलाबी नगर जयपुर, और जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगा आप अपना उस पर उंगली ज़रूर रखेंगे, ताकि साथ साथ सभी शब्दों का उच्चारण आपको पता चल जाता है। और उसके बाद आप 2 बार पठन अभ्यास करें। तो जैसा कि आप जानते हैं पत्र है, हम पत्र की तरह पढ़ेंगे इसे। जयपुर, 25 अक्टूबर। प्रिय मीरा, सस्नेह नमस्ते। हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं, तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। यह बहुत बड़ा है। यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी हैं। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में
सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। हम गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़िया देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर वहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चों, तो इसके अंदर आपने देखा कि हम जब पठन अभ्यास करते हैं तो हमें विराम चिन्हों का ध्यान देना चाहिए। नए शब्दों के उच्चारण के बारे में भी आप जान गए होंगे। मैं एक बार और अपने पाठ को दोबारा मैं पढ़ूँगा। आप फिर से इसका ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद फिर इसका आपको गृह कार्य के रूप में इसको कर रहा हूँ। पठन अभ्यास जो है वो आज का गृह कार्य है। तो शुरू करते हैं अपना। तो बच्चों, ये पाठ क्यों दिया गया है, मैं बार बार आपको बता रहा था कि हम लोग तो राजस्थान में रहते नहीं, तो जयपुर बहुत से बच्चे गए भी नहीं होंगे। कारण ये तो ये पाठ को देने का यही मकसद था, यही लेखक चाहता था, या हमारे पाठ्य पुस्तक में इसीलिए शामिल किया गया ताकि हम जयपुर के बारे में जान सकें। अगर हम गए भी नहीं और हमने चित्रों से जयपुर का हवा महल देखा तो उस शहर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, और जब हमें फिर मौका मिले, भविष्य में जब मौका मिलेगा, तो हम जयपुर को जा कर के इन चीज़ों को जो मुख्य वहाँ पे दर्शनीय स्थल है, जैसे बताया था कि रामनिवास बाग, हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, शीश महल, ये सब हम देखेंगे। तो ये था, ये पाठ को हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का वजह, हम कहेंगे वजह यही थी। तो फिर से आप अपनी पाठ्य पुस्तक को थाम लीजिए और जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे अपनी उंगली आपको लगानी है। मैं इसका दूसरी बार पठन अभ्यास करने जा रहा हूँ, तो मैं इसका फिर से दूसरी बार पठन अभ्यास करने जा रहा हूँ। पाठ है 11। गुलाबी नगर जयपुर। जयपुर 25 अक्टूबर। मेरा प्रिय मीरा, सस्नेह नमस्ते। हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं, तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही हो। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1727 में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण
राजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर देखकर हम राम निवास बाग गए। जंतर मंतर देखकर हम राम निवास बाग गए। यह बहुत बड़ा है, यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। राम निवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। तो राम निवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। प्रवासी मैंने बताया था जो दूसरे स्थान पर वास करते हैं, जो देश के नहीं होते हैं, उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। हम गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बने तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़िया देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर जयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चे ये था हमारा पाठ 11 का पठन अभ्यास। तो आज का गृह कार्य मैं लिख के बता देता हूँ आपको कौन कौन सा हमारा गृह कार्य है। तो एक पठन अभ्यास आपको 2 बार और ये पठन अभ्यास तो मौखिक हो गया। ये क्या था? मौखिक। तो आज के हम काम लिख देते हैं। ये मौखिक हो गया। लिखित में है, लिखित में आपको एक पेज सुलेख लेखन। सुलेख लेखन एक पेज। ये मौखिक हो गया, ये लिखित। और एक आप चित्र बनाएंगे। आप कोशिश करिएगा एक चित्र बनाएं हवा महल का चित्र। आप हवा महल का बना सकते हैं या फिर मन सागर जल महल का जो है मन सागर झील में एक चित्र बनाएंगे हवा महल का। ये तो ये आपका लिखित काम है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मौखिक में आपको पठन अभ्यास करना है 2 बार। लिखित काम है सुलेख लेखन 1 पेज और चित्र बनाना है हवा महल। तो ये था हमारा मौखिक और लिखित आज का गृह कार्य। बच्चों कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे
और मुहावरों को लिख कर के याद करें। तो आज के लिए बस इतना है।